नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभेक्षु मिश्रा है। आज मैं 307 के वो 12 पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को अपने 307 के मुकदमे में विवेचक को, अगर विवेचक उन सारी स्टेज को अगर विवेचक द्वारा किया जा रहा है, नहीं अगर नहीं किया जा रहा है तो आप उनको बता सकते हैं, जिससे वो ये जाने कि नहीं इनको भी विधिक जानकारी है, इनको लॉ की पूरी जानकारी है। इस मुकदमे में लापरवाही करने पे मेरी नौकरी भी जा सकती है। आज जो 12 पॉइंट बताऊंगा, एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसको सारा नोट कर लीजिए। ये आपको हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको हमेशा मदद करेगा कि 307 में विवेचक द्वारा किन किन चीजों का ध्यान दिया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम तो अगर विवेचक को सूचना मिलती है तो घटना की सूचना मिलने पर तत्काल घटना स्थल पर पहुंचेंगे। ये अकॉर्डिंग टू लॉ उनको करना होता है कि घटना की अगर सूचना मिली है तो वो घटना स्थल पर तत्काल पहुंचेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि घटना स्थल पर मौजूद घायल व्यक्ति को तत्काल मेडिको लीगल परीक्षण हेतु अस्पताल भेजें। यदि मरणासन हो तो उसको मृत्युकालिक कथन मजिस्ट्रेट के से दर्ज कराया जाए। अगर कोई ऐसी घटना, सर्वप्रथम पुलिस का काम ये होता है कि उनको मेडिको लीगल परीक्षण के लिए भेजा जाए। और अगर इनकी स्थिति ऐसी है जो कि उनका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने हो तो उनको बुला के मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान दर्ज हो। तीसरा पॉइंट है जो घटना स्थल पर मौजूद जितने एविडेंस कलेक्ट करने हैं, जैसे कि आपका रक्त हो गया, छर्रे हो गए, खोखा हो गया, कारतूस हो गई, बुलेट हो गया, घायल के वस्त्र, जो भी हो उसे कब्जे में लिया जाए। भाला, फरसा, लाठी, डंडा, लोहे की राड आदि भी हो तो उसे कब्जे में लिया जाए, कब्जे की फर्द बनाई जाए। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जितना घटनास्थल पे जो जो चीजें हैं, जो कि वाइटल पार्ट में जो धारदार हथियार होते हैं, पिस्टल होते हैं, बम होते हैं, या जो चीजें आप कलेक्ट कर सके, तो और जिसमें जो कहीं अगर किसी को ब्लीडिंग हुई है तो ब्लड उसमें उसकी फर्द बनती है। उसके बाद चौथा चौथा इसमें वादी व मजरूब का बयान तत्काल दर्ज किया जाए। उसमें बहुत ज्यादा लिंगर नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि अगर वादी का जो एफआईआर जब दर्ज कराई जाती है तो उसमें टाइम का बहुत ही जरूरत होती है कि टाइम, जो घटना स्थल का समय हो, उसमें पुलिस किसी प्रकार से कोई लापरवाही तो नहीं कर रही है। इस चीज का आप जरूर ध्यान दीजिए। और कभी भी अपने अपने किसी भी घटना में पुलिस के उस पर मत आइए कि अगर पुलिस कर रही है, नहीं नहीं हम लिख देंगे, चलिए शाम को आइए शाम को लिख देंगे, सुबह आइए सुबह लिख देंगे। बिल्कुल नहीं। हमारी घटना इतने इतने तारीख की है, इतने बजे की है, इस चीज की जरूर आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि आपका अगर मेडिकल से और घटना स्थल से थोड़ी सी भी अगर आपको टाइम का थोड़ा उलट फेर पुलिस द्वारा किया गया तो आपके मुकदमे के लिए काफी नुकसानदायक हो जाता है। तो तो चौथा हमारा पॉइंट है कि वादी व मजरूब का बयान तत्काल दर्ज किया जाए। फर्द के गवाहों का भी बयान दर्ज किया जाए। जो फर्द बनती है, जिनके सामने फर्द बनती है कि हाँ ये असलहे या ये चीजें हमको घटना स्थल पे मिला, जो मजरूब का, तो उसमें जो गवाह होते हैं वो प्राइवेट प्राइवेट गवाह होते हैं। उनका उनके सामने फर्द बनाई जाती है, उनका साइन लिया जाता है। फिर उसके बाद आप पांचवें चीज पे ध्यान देंगे तो घटना के चश्मदीद गवाह व स्वतंत्र गवाहों का बयान भी दर्ज किया जाए। घटना स्थल का स्पष्ट नक्शा बनाया जाए। तो जैसे ही अगर घटना स्थल में कोई भी जहां घटना होती है, अगर वहां पे कोई भी उस घटना को देखा है, चश्मदीद गवाह है या स्वतंत्र गवाह है, तो उनका बयान लिया जाए। और उस बयान में घटना स्थल का नक्शा बनाया जाए कि क्या घटना स्थल जो बताया जा रहा है, क्योंकि जो हमारी केस डायरी बनती है वो पूरे मेमोराइजेशन के लिए बनती है। घटना आज हो गई, हो सकता है मुकदमा 3 साल बाद आपकी चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट लगने के बाद आपका मुकदमा कमिट होगा, कमिट के बाद वो चार्ज बनेगा। तब तक हो सकता है कि हर व्यक्ति भूल ना जाए, उसके मेमोरी के लिए, रिमाइंडर के लिए उस चीज को लिखा रहता है कि जो जैसा है उसको आपका अधिकार होता है कि आप अपनी गवाही के समय उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और जो छठा है घटना में प्रयुक्त अग्नि आयुध की बरामदगी की जाए। तो कोशिश आप लोग ये करिए, अगर पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि नहीं हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं, आप उसको पता करिए कहाँ है, क्योंकि वो एक अवैध असलहा है या अवैध असलहा है, आप उसकी वो करिए, क्योंकि गोली इसी से चलाई गई है। उसके बाद छठी चीज जो है, मेडिको लीगल करने वाले डॉक्टर का बयान दर्ज कराना। ये भी बहुत मस्ट होता है, बहुत जरूरी होता है कि अगर आप में घटना के समय जब आप गए हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल में केस डायरी का एक जो स्टेटमेंट होता है, डॉक्टर का स्टेटमेंट होता है, वो रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। इसकी भी आप जानकारी रखिए अपने पास।
8वां पॉइंट जो है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कभी भी किसी घटना स्थल पे उनकी बात पे ना आ जाइए कि नहीं हमको मिल नहीं रहा है या हम क्या करें, आप बताइए, आप जो कहिए वही हम करते हैं। तो उनको ये चीज़ बता दीजिए कि देखिए सर, आपको ये चीज़ लॉ के हिसाब से हमारी एफआईआर दर्ज हो गई है, तो आप अगर उनके घर, उनके रिश्तेदारों के यहाँ दबिश दीजिए, कहीं से उनको पकड़ने की पूरी पूरी कोशिश करिए। हमको ये ना बहकाइए, हमको ये ना कहिए कि नहीं हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप हमको जो बताइए वो हम करें। इसका मतलब है कहीं न कहीं पुलिस उधर पक्ष से उनकी मदद कर रही है, आपकी मदद नहीं कर रही है। पुलिस का काम ये है कि किसी भी घटना में अगर जो व्यक्ति अभियुक्त है उनको कहीं से भी वो पकड़ के गिरफ्तारी करे। अगर नहीं करता है तो वो गिरफ्तारी न होने पे 82-83 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई की जाए। इस चीज का भी आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं गिरफ्तार कर पा रहे हैं वो, तो ठीक है भाई, वो नहीं मिल रहे, हो सकता है कहीं भाग गए हो परिवार, तो उनकी घर की कुर्की के लिए 82-83 दंड प्रक्रिया संहिता आपको ये अधिकार देता है। पुलिस वालों की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर अभियुक्त नहीं मिल रहा है, अभियुक्त फरार है, तो उनके घर की कुर्की की जाए। 10वां जो है, जो घायल के वस्त्रों व घटना स्थल से कब्जे में ली गई वस्तुएं, आग्नेयायुध आदि का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब केस डायरी आपकी बन जाती है, पूरी चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित हो जाती है, उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या इसकी जांच कराई गई थी नहीं, जिसको फॉरेंसिक रिपोर्ट या कहते हैं कि अगर इसकी जांच हुई थी कि नहीं, जिस असलहे से गोली चली, क्या ये वही असला है जिससे गोली चली है, या ये वही चीज है जिससे कि हमारे ऊपर प्रहार किया गया है। तो ये सब जितने मैंने आज आपको 12 पॉइंट बताए, 12 के 12 पॉइंट आप लोग खूब अच्छे से इसको वो कर लीजिए और इसको तैयारी कर लीजिए। और हमारा अंदाज है कि अच्छा हाँ, 10वां हो गया। 11वां, घटना के मोटिव का। घटना जब होती है तो कोई भी घटना किसी के कह मात्र देने से ऐसा नहीं होता कि हर घटना का एक मोटिव होता है कि क्या कारण हुआ, जो विवाद हुआ, विवाद के उत्पन्न होने का जो कारण होता है वही मोटिव होता है। घटना के मोटिव कारण की जानकारी करके उसे केस डायरी में अंकित किया जाए। ये आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घटना जो कारित हुई इसकी क्या कारण हुआ, उसका मोटिव क्या है, जो कि केस डायरी का पार्ट होता है, जो उसको केस डायरी में उनको अंकित किया जाता है कि हाँ इस कारण से विवाद उत्पन्न हुआ जिसके कारण उसने ऐसी घटना को कारित किया। 12वां है, साक्ष्य संकलित करते समय से आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाए तथा आरोप पत्र में साक्षीगण के समय यह अंकित किया जाए कि वह किस कोटि का साक्षी है। तो साक्षियों में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि साक्षी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन आपके रिलेवेंट फैक्ट होते हैं, कौन फॉर्मल एविडेंस होते हैं, कौन। तो ये सारी चीज़ों की मैं एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ समझना ये है कि जितने आपके गवाह हों, सभी गवाहों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो, जो कि 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज होता है। जहां जरूरत पड़ती है, जैसे विक्टिम का अगर 164 का बयान करवाना है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान होता है, उस चीज के बारे में भी आप लोग जानकारी रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जो कि आपको ये चीज समझना बहुत ही आवश्यक है कि कितनी सजा होती है, 307 के मुकदमे में कितनी सजा होती है। तो जहां जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, हत्या करने का प्रयत्न 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना होता है, संज्ञेय अपराध है, अजमानती है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। ये चीज का भी आप लोग ध्यान दीजिए कि आपका सारा जो प्रोसीडिंग है वो लोअर कोर्ट से, ये मुकदमा 307 का आपको सेशन कोर्ट में कमिट हो जाता है, सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल चलता है। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी पनिशमेंट है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना। जब किसी अपराध के लिए किसी ऐसी जिसको कहते नहीं, किसी ऐसी स्थिति में आप अपराध कर रहे हैं जो कि बहुत ही घनिष्ठ है, अनिष्ट है, बहुत निंदनीय है, उस चीज के लिए आपको इसमें 10 वर्ष तक की या लाइफ आजीवन कारावास तक की भी सजा है 307 में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत संतुष्ट होंगे और इस 12 पॉइंटों को आप बहुत अच्छे तरीके से अपना तैयार कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। ये आपको हमेशा आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और वाइटल पार्ट को जरूर आप मेडिको लीगल परीक्षण में वाइटल पार्ट को आप समझ लीजिए कि कितने आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ के वो
हिस्से हैं जहाँ पे वाइटल पार्ट बोला जाता है, जिसमें कि चोट लगने से आपकी मृत्यु कारित हो सकती थी या हो सकती है। वो वाइटल पार्ट आपको मैं किसी वीडियो में, मैं केवल एक वीडियो वाइटल पार्ट के पे ही बना दूंगा कि कहाँ कहाँ की चोट किस तरीके के असलहे से या किस तरीके से आपके जो शस्त्र होते हैं उसमें कौन कौन से तरीके से किस चोट को आपको वाइटल पार्ट में वाइटल पार्ट कहा जाता है, कहाँ पे चोट लगने से आपकी मृत्यु हो सकती है। इसके बारे में मैं कोई न कोई एक दूसरी वीडियो बना दूंगा और जिसमें आप लोगों को मैं वाइटल पार्ट के बारे में खूब अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिली होगी और इसी के साथ सादर प्रणाम करता हूँ और ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिए। धन्यवाद।